Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandaria. Welcome you all to the particular subject which is called as secretarial audit. और आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे हैं. The name of the chapter is called as documentation and maintenance of records. And this is the part number 1. ये chapter एज कम्पेयर टू दी अदर चैप्टर्स जो हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं उन लाइंस पे ना जाके बहुत जनरल सी बातें कहता है, बहुत सिंपल सी बातें कहता है, बट बहुत जरूरी है उन चीजों को याद रखना. आई थिंक ये चैप्टर मुझे ये याद दिलाता है. मैं आपको तो बताऊंगा एक और चीजें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज एज यू नो दैट आई वर्क एज अ सीनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी. सो इन दैट केस बहुत सारी ऐसी चीजें जब मैंने नोट्स बनाए आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, तो मैंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी रियलाइज करी कि जो मुझे सच में दिक्कत आती है. और फॉर श्योर अगर कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे ये बात आपसे कह रहा हूँ, तो जब आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे, चाहे प्रैक्टिस करेंगे चाहे जॉब करेंगे, तो आपको ऐसी दिक्कत ना आए. तो उन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. हमेशा की तरह इससे पहले हम डिटेल में जाएं और चैप्टर जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, इसके बारे में बात करें. मैं आपसे एक जर्नल डिस्कशन के तौर पे पहले बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में है क्या. सो देखिए, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस दो अलग अलग बातें हैं. डॉक्यूमेंटेशन पहला तो है, देखिए रिकॉर्ड्स हम तब मेंटेन करेंगे जब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, बिकॉज जब डॉक्यूमेंट्स काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वही हमारे रिकॉर्ड्स पर्पस पे यूज किए जा सकते हैं. अब रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, बीइंग अ सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट, अब कुछ ज्यादा समय नहीं है कि आप सीएस जब बन जाएंगे, ट्रेनिंग कर रहे होंगे या करेंगे, तो आप बहुत बार रियलाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो बहुत बार आपके एमडी ने आपको बुलाया और कहा कि वो डॉक्यूमेंट जो उस दिन हमने देखा था या एग्जीक्यूट किया था या बात करी थी, वो अभी जरा फाइल लेके आ जाओ मेरे कैबिन में. उन्हें आपसे कुछ बात करनी है, बिकॉज आप जानते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ऐसे ही लोगों के साथ उठता बैठता है जो कि टॉप मैनेजमेंट के हैं, विच इज लाइक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द एमडी और द सीईओ और द सीएफओ. तो अब सवाल यही है कि आप कहाँ से लेके वो सब चीजें जाएंगे जब आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए नहीं रखे होंगे. और हो सकता है बनाए भी हो तो प्रॉपर फाइलिंग ना करी भी हो, क्योंकि बहुत बार आप देखते हैं, आई डोंट नो कि आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं, बट लाइक दिस इज व्हाट वी हैव सीन जनरली, कि बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज है. ऐसा नहीं है कि हमने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, बट बहुत बार कभी कुछ कहीं लिख दिया, कभी कुछ कहीं लिख दिया, कभी कहीं लिख दिया. तो अगर एक जगह बनाई होती वो सारी चीजें, तो आज इतनी दिक्कत नहीं आती. अब जब 4 5 6 7 जगह उसको लिख दिया है और याद भी नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो आई थिंक एक इशू बन सकता है. चलिए, अभी तो फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, तो जैसे आप नोट्स बनाते हैं, तो कभी जैसे एक कॉपी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, एक कॉपी या रजिस्टर है. आपने देखा यार, आपने एग्जीक्यूटिव में वो ली थी, कॉपी परचेज करी थी, कॉपी रजिस्टर नोटबुक, सिर्फ एग्जाम्पल है ये. और सिर्फ कुछ ही लाइक 10-15 पेजेस उसके यूटिलाइज हुए, बाकी सारी कॉपी खाली है. ठीक है, अच्छी बात है. आपने कहा कि भाई मैं वेस्ट क्यों करूं, तो इसी में लिख लेता हूं मैं. तो आपने उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया. अब वो कॉपी भर गई, तो आप एक दूसरी, आपने फिर ना कॉपी दोबारा से नई नहीं खरीदी, फिर एक ऐसी कॉपी यूज कर ली जो थोड़ी सी भरी हुई थी और थोड़ी खाली थी. अगेन अपना पर्सपेक्टिव ठीक था कि मैं इसको वेस्ट क्यों करूं. तो ये अगर आपने किया, तो फिर आपको ये कहीं रिकॉर्ड कर लेना है कि मैंने कौन सी कॉपीज इस दौरान यूज करी है, जिससे कि जब आप इसको ढूंढने लगे नोट्स को, तो आप आसानी से ढूंढ पाए. क्योंकि ऐसा ना हो पैसे बचाने के चक्कर में टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो जाए कि वो कॉपी कहाँ पे है या कौन सी चीजों में मैंने क्या लिखा था. तो डॉक्यूमेंटेशन और कुछ नहीं सिखाता, वो सिर्फ ये कहता है कि कैसे चीजों को सिस्टमैटिक अरेंज करना है. घर पे देखिए, बाहर से आप आते हैं, कहीं से बाहर से घूम के आए या अदरवाइज घर पे आए, और कोई कागज है, कोई चाबी है कार की, बाइक की, एक्सेट्रा, वो आपने कहीं भी रख दी. अब कहीं भी रख दी, तो इसलिए जब जल्दी से जाना था तो मिल नहीं रही है, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे. अगर हमने एक जगह अलाइन कर रखी है, जैसे घरों में यूजली होता है कि वहीं आके वो चीज टंगा दी जाती है, चाबी है या जो भी कीज है, तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि मुझे पता है वो चीज वहीं ही होगी. तो वो क्या हो गया, मैनेजमेंट अच्छा हो गया. तो विद डॉक्यूमेंटेशन कम्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है. और आज जब हम डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे बात करते हैं, तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं, विच हम डिजिटलाइजेशन की एज में जा रहे हैं, तो आई थिंक वो अब समय चला ही गया है. और अगर जो थोड़ा बहुत रह गया है, तो आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा, जहाँ पे पेपर वर्क का ज्यादा काम होता था. आज सब कुछ कंप्यूटर्स पे होता है, वर्ड, एक्सेल, इन सब चीजों का आप यूज करते हैं. और आई थिंक वो नीड ऑफ द आर भी है ना. इसीलिए बेसिक तो हमें आना ही चाहिए. जब भी आप देखिए कंपनी सेक्रेटरी की कोई वैकेंसी पोस्ट होगी, जनरली उसमें लिखा जाएगा कि भाई फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश वगैरह में, और साथ साथ कंप्यूटर स्किल्स जो है वो आनी चाहिए.
तो आई थिंक ये एक नीड बन चुकी है और बहुत अच्छा है, बिकॉज इससे पेपर सेव होते हैं और बहुत सारी और जो एक तरीके से एडवांटेजेस हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक तौर पे चीज़ों को यूज करने को मिलती है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे, वो सब हमें मिलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। देखिए समझने की जरूरत है कि रिकॉर्ड्स को जब हम मेंटेन करते हैं, जैसे कभी कोई फाइल सेव करी हो, है ना, अब जल्दीबाजी में मान लो मैंने उसको कोई भी शॉर्टकट नाम दे दिया फाइल को, और बाद में मेरे पास जो हार्ड डिस्क है या जहां पे भी मैंने स्टोर किया है, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, तो मुझे वो ढूंढने में बाद में मुश्किल होगी। उस समय लग रहा था कि हाँ यार मुझे तो याद रहेगा, अपने तौर पे मैंने लिख लिया है। पर जब उस रिकॉर्ड को सर्च करना पड़ा तो शायद सारे रिकॉर्ड्स चेक करने पड़े, उसके बाद वो जाके फाइल मिली। यही सारा समय हमारा बच सकता था अगर हमने उस रिकॉर्ड को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन और सो कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, यानी किस नाम से फाइल जाने जाएगी, वो सही से दिया होता तो शायद 2 मिनट एक्स्ट्रा वहां पे जरूर लगते, बट आने वाले 2 घंटे हमारे बच सकते थे। और हु नोज कि भाई कंपनी में जब आप काम करते हैं तो चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट बेसिस पे हो जाती है कि अभी आई वांट दिस फाइल इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अब भाई अगर फाइल सेव नहीं करी, मिल नहीं रही सही से, या पता नहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ रखी है, तो आई थिंक एक इशू बन सकता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सिर्फ ना ही नॉलेज पर्सपेक्टिव से हमें चीजें सिखाता है, बट आने वाले समय में जब आप कंपनी में काम करेंगे तो I'm श्योर या अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे काम करेंगे तो क्लाइंट्स भी कह सकते हैं, इन द सेंस आप PCSM, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कि वो डॉक्यूमेंट जरा मुझे भेजना, मुझे बैंक को देना है। अब अगर आपने अपने कंप्यूटर पे सारे क्लाइंट्स का डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, अलग अलग फोल्डर्स नहीं बना रखे हैं, सब एक ही जगह कर रखा है, मिक्स मैच कर रखा है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही हम इन चीजों का ख्याल रखें, जिससे बाद में कोई भी इशू ना आए। जब इसके बारे में आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है, यहाँ पे सेबी की जो LODR यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस की गाइडलाइंस है, वहां पे भी कुछ रूल्स रखे गए हैं कि भाई आपको जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो प्रिजर्व आपको कब तक करने हैं, और किस तरीके से उसका यूज किया जा सकता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और सो कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स करी जाएगी। वो सारी बातें वहां पे कही गई हैं, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे प्रिवेसी एक चीज है जिसको बोलने के लिए लोग प्राइवेसी कहते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रिवेसी। सो प्रिवेसी मतलब निजता हिंदी में कहें तो, या ये कहें कि जो चीज मेरी पर्सनल है, मेरे पास पूरा राइट है कि मैं जिसको चाहूं उसको बताऊं, जिसको चाहूं उसको ना बताऊं। तो प्रिवेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज बन चुका है, जहां पे बिजनेस जो है वो सब कुछ ऑनलाइन है। आप देखते हैं बहुत बार कि आपके घर से आपका हो सकता है कोई बड़ा भाई हो या सिस्टर हो या पेरेंट्स हो, वर्क फ्रॉम होम आजकल होता है। अब वर्क फ्रॉम होम में वो घर से बैठ के काम करते हैं, तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने फॉर श्योर ये नाम तो बहुत बार सुना होगा कि सर्वर सर्वर सर्वर, बैंक के सर्वर खराब है, ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो सर्वर डाउन है, या जो और कुछ। बट आज क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है, आप कहीं भी बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने में, सो दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ एक शहर या देश के नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सारा का सारा जो आपका सिस्टम है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक तरीके से सर्वर पे रहते हैं, तो कभी आप उसे जब चाहें उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करनी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बारे में, और डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन करी गई हैं। So the name of the chapter is documentation and maintenance of record. This is the chapter number 3. Subject name is secretarial audit. My name is Shantanu Bhandari and you are watching the part number 1. So देखिए सबसे पहले तो अब जब बात हम कर रहे हैं पेपर्स की, डॉक्यूमेंट्स की, तो हम श्योर इस तरीके का सीन कुछ अनकॉमन नहीं है जहाँ पे चारों तरफ डॉक्यूमेंट्स ही हैं। और जितने डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कौन उठा के खड़ा है डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंसान है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आप देखिए बीच बीच में पेपर टैग्स लगा रखे हैं जस्ट टू सेपरेट देम, अगर ये इधर उधर हो गए तो बहुत मुश्किल आ जाएगी इन सब चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करना। तो आई थिंक देखिए हर चीज अपने चैलेंजेस लेके आती है, इसमें हम ये भी रियलाइज करेंगे जब आगे बढ़ेंगे कि आपने कह दिया कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रखना ज्यादा अच्छा है या वर्चुअल ज्यादा अच्छा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है, the primary responsibility of the company secretary is to prepare and maintain the secretarial and other records which are required to be kept by the company, and in many cases the role is extended towards creating and execution of critical corporate records.
तो कंपनी सेक्रेटरी की जो काफी सारी ड्यूटीज हैं उनमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन करें। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन करने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना, है ना, डॉक्यूमेंट साइन हो जाए जो नॉर्मल टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग 30 डेज के अंदर अगर चेयरपर्सन से साइन कराने हैं एज एन एग्जांपल, तो वो हो जाए। तो डॉक्यूमेंट डज नॉट ओनली मींस कि पेपर वर्क बनाना है, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है हमें वो भी समझने की जरूरत है। और ये कंपनी सेक्रेटरी की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना ही सिर्फ डॉक्यूमेंट सही बने बट उनका क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। क्रिएशन मतलब डॉक्यूमेंट्स बनाना, एग्जीक्यूशन मतलब उनको इम्प्लीमेंट कराना या उनको साइन कराना, ऑथेंटिकेट कराना। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट creating the documents, it's also about creating and executing the documents, which is जो उनके प्रॉपर तरीका है जिस तरीके से उनको एप्लीकेबल किया जा सकता है या जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। उसके बारे में फर्दर समझाते हुए लिखा गया है, The company secretary is also responsible for storing, maintaining, retrieving, certifying and explaining corporate documents. अभी company secretary is often responsible for documents relating to subsidiaries, joint venture, consortium, मैं समझाऊंगा अभी, and other entities, many of which may be at location other than corporate headquarters, including location around the world. तो देखिए, एक समय और नीड की बात है, समझाने की कोशिश है जो यही है कि कंपनी सेक्रेटरी की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तब जब उसको आपने इस बारे में बताया हो, अगर बताया ही नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, वो अपने आप ही कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई और डिपार्टमेंट है जिसने कंपनी सेक्रेटरी को नहीं बताया, तब तो भाई कंपनी सेक्रेटरी अंतर्यामी तो है नहीं, मतलब उसको अंदर से तो इंट्यूशन नहीं आएगी कि कोई कुछ डॉक्यूमेंट बना रहा है। बट अगर कंपनी सेक्रेटरी की नॉलेज में वो डॉक्यूमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी ने ही वो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो जब जब उन डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज की नीड आएगी सामने या उस डॉक्यूमेंट को रिट्राइव यानी प्रेजेंट करना होगा, तो ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स को सामने लेके आए, जहां पे भी पड़े हैं उन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाए और जब रिक्वायरमेंट हो तो सामने उनको प्रेजेंट किया जाए। और जब हम ये बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंपनी, एक कंपनी के बारे में बात नहीं है। आज आप देखते हैं कि कंपनीज की सब्सिडरीज कंपनीज भी होती हैं, जरूर अब एक कंसेप्ट आ चुका है लेयरिंग का, बट उस तौर पे हम ये कह सकते हैं एक सब्सिडरी कम रखेंगे, बट सब्सिडरीज होती तो जरूर है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो ग्रुप का होता है, जो पूरे ग्रुप का कंपनी सेक्रेटरी है, उसकी होलसोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे कंपनी होल्डिंग है, चाहे सब्सिडरी कंपनी है, चाहे कोई कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे ज्वाइंट वेंचर्स के तौर पे, कंसोर्टियम और कुछ नहीं है। कंसोर्टियम इज लाइक जब काफी सारी एंटिटीज एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया में आप देखते हैं आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, जहाँ पे अलग अलग तौर पे लोग टीम्स खरीदते हैं, तो बहुत बार उसमें आपने कंसोर्टियम का नाम सुना होगा कि फलाना जो टीम है वो कंसोर्टियम के पैसे से चल रही है, व्हिच इज ग्रुप ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड द मनी। तो आई थिंक उन सब चीजों को कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान में रखना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है आप अपने आप समझते हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि लॉ इज ओनली अबाउट एविडेंस, और एविडेंस ओरल भी है, बातचीत भी एक एविडेंस है, बट आई थिंक जब हम स्ट्रॉन्ग में से स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस को निकालते हैं तो वो रिटन डॉक्यूमेंट है। और रिटन डॉक्यूमेंट्स अगर मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर आप जानते हैं कानून अंधा है, वो कोई भी चीज प्रिजम्पशन पे नहीं चला सकता, एजम्पशंस पे नहीं चला सकता। तो बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से संभाल के रखा जाए, बिकॉज हमें नहीं पता, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाएगा और उसकी वजह से कितना नुकसान हमारी कंपनी को हो सकता है। सो आई थिंक पुअर मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्यूमेंट्स रखने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब आप चाहें उसको एक्सेस कर सकें, क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट करना है, किसी तरीके से कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने होंगे तो आपको पता होगा कि क्या चीज है, क्या इसमें लिखा है और किस तरीके से इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे कुछ पर्पस दे रखे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है क्लाइंट सर्विस। Documentation is a tool for professional to serve better to their clients in a timely and effective manner. अब देखिए क्लाइंट सर्विस का कुछ इस तरीके से है कि अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो, अच्छा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूँ कि मान लो मैंने कोई एसी खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा, गर्मियों में जरूरत तो पड़ती है अभी, है ना, इतनी गर्मी होती है दिल्ली जैसे शहरों में, जो बच्चे यहाँ आके हैं जो जानते हैं,
और जगह भी होगा बट मुझे औरों का नहीं पता बिकॉज आई लिव इन दिल्ली। तो उस थॉट प्रोसेस में मुझे पता है कि गर्मियों में जो पीक सीजन होता है तो टेम्परेचर बहुत बार तो ऐसा होता है 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है। हाँ होता है 50 डिग्री क्रॉस, 48 50 तो इट्स लाइक 45 से 50 इट्स लाइक वेरी वेरी नॉर्मल। 50 से अबव भी चला जाता है दिल्ली में, जबकि और जगहों पे इससे भी ज्यादा कभी कभार चला जाता है। तो अब क्या है कि समझाने का ये था कि मान लीजिए हमने एसी लगवाया कि भाई हम एसी लगवाते हैं, ठीक है। अब एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो एसी वाले ने मुझे बिल दिया था, आई वाज द क्लाइंट और द कस्टमर्स, तो मुझे उन्होंने बिल दिया था। अब अगर मेरे से बिल खो गया है, जो कस्टमर है उससे बिल खो गया है, तो वो तो कहेगा भी मैंने तो एसी खरीदा है और बिल मुझसे खो गया है। तो कंपनी के पास अगर रिकॉर्ड होगा वो थोड़ा सा बताएगा कि कौन सी शॉप से खरीदा था, किस दिन खरीदा था, वगैरह वगैरह। तो उससे क्या है कि अगर हमारे कंपनी ने रिकॉर्ड सही से रखे होंगे तो कंपनी क्या करेगी, वो चाहे, अगर कंपनी चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकती है, दोबारा से डुप्लीकेट बिल जनरेट कर सकती है। तो आई थिंक ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल मैंने समझाया, बट बताने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक ही लोकेशन नहीं है या एक ही सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं है जिसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन करना है। आई थिंक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम एक तरीके से अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं तो कभी भी किसी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इजीली दे पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, कंपनी सेक्रेटरी का ही अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, नाम था प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अब है क्या कि मान लो मैंने किसी क्लाइंट के लिए कुछ काम किया, कंपनी सेटअप वगैरह किया, और मे बी वट एवर फेमा का कोई काम किया, इंसॉल्वेंसी कुछ भी कोई काम किया, ठीक है, जो सीएस कर सकता है वो काम किया, और उनको बिल भेज दिया मैंने, ठीक है। तो अब वो बिल जो था, जो उन्होंने पैसे नहीं पे किए, तो हमारे ऑफिस के स्टाफ ने फॉलो अप किया कि सर आपका इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो उन्होंने कहा ओ सॉरी, एक बार मुझे बिल आप दोबारा भेज दो, मुझसे मिसप्लेस हो गया है। अगर मेरे पास यानी कंपनी सेक्रेटरी के पास उस बिल का रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि मैंने क्या किया था, तो मैं उनको बिल दोबारा दे पाऊंगा? और अगर मैं बिल नहीं दे पाऊंगा तो मैं तो न जाने कितने ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, मुझे याद रहेगा क्या मैंने उनके लिए क्या काम किया था, क्योंकि हो सकता है 1 से 2 महीने पुरानी बात हो चुकी हो। तो आई थिंक सबकी भलाई इसी में है कि डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन किया जाए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज ओनली अबाउट मैनेजमेंट। सही डॉक्यूमेंट सही फाइल में लगाना सही समय पे, ये डॉक्यूमेंटेशन के कुछ रूल्स हैं। कम्युनिकेशन में क्या है, डॉक्यूमेंट इज द बेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स, क्लियर कंप्लीट एक्यूरेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखिए जो बात मुझे कहनी है, जैसे कि ये नोट्स हैं, अब आप देख रहे हैं कि नोट्स के अंदर अभी हम नीचे बात भी करेंगे, आप देखिए चाहे मेरे किसी भी सब्जेक्ट, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं, तो सीएस एग्जीक्यूटिव भी स्टार्ट कर दिया है, तो उस थॉट प्रोसेस पे अगर आप देखेंगे मेरा कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें आप एक चीज बड़ी कॉमन रियलाइज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, कि इमेजेस का, स्लाइड्स का, टेबल्स का, चार्ट का, जैसे सीआर वगैरह में तो खासकर और ज्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये डिजर्व करता है, तो वहां पे हमने काफी यूज किया है उन सब चीजों का। तो आई थिंक कम्युनिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि सामने वाला, जो कम्युनिकेशन को हमेशा टू वे प्रोसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी इस उम्मीद से हम ये चीज लिखते हैं कि सामने वाला भी इस बात का वही मतलब निकाल सके जो हमने निकाला है। तो आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन को जिस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए हमें कि जो साफ हो, क्लियर हो, मतलब कटिंग्स वगैरह ना हो, एक्यूरेट हो, टू द पॉइंट हो। तो नोट्स का कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ इसलिए जोड़ना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सारी चीजें जो पिक्चर्स हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, और फिर जब मैं आपके सामने आता हूँ समझाता हूँ तो मैं उसको और डिटेल में, तो ऐसे ही होना चाहिए कि जो नोट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको पढ़ के सामने वाले को आइडिया लग सके। बाकी फिर जब प्रेजेंटेशन वगैरह बोर्ड के सामने होगी तो ऑब्वियसली डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर करे जा सकते हैं। Accountability documentation demonstrate professional accountability and record the work of the professional. Documentation demonstrate professional accountability. Accountability क्या होता है? Accountability हिंदी में अगर कहें तो जवाबदेही, है ना, कि ये चलिए ऐसे कह दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, मतलब ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपको करना है, आप बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने दूसरे को करने के लिए दिया था, उसने नहीं किया तो फिर मैं नहीं कर पाया। मैंने काम आपको दिया था तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने किसी और को दिया तो आप उससे पूछे, या जो मर्जी है, मैंने तो आपको दिया ना काम, तो मैं आपसे ही पूछूंगा। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो उसमें असाइन हो जाता है कि ये काम मैंने आपको करने के लिए दिया है इतने इतने दिनों के अंदर। तो कोई बाद में ये नहीं कह सकता कि अरे मुझे समझ नहीं आया या कुछ भी है। अब मैंने अगर आपको काम करने के लिए दे रखा है, मान लो ईमेल लिखा है, ईमेल इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, ईमेल में कहा था ये काम इतने दिनों में होना है,
तो फिर आपको करना चाहिए था, और अगर कोई दिक्कत थी तो ऑब्वियसली पूछना चाहिए था, सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तो आई थिंक हम ये डिटरमाइन करने की पोजीशन में होते हैं कि किसको हमने क्या असाइन किया है, और अगर नहीं हुआ तो हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं हुआ। लीगल रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा कि लॉ के तौर पे अगर सबसे ज्यादा कोई चीज स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है तो वो डॉक्यूमेंट्स ही है। तो प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉलोड एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अब देखिए, जैसे पॉलिसी है, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, मैनुअल्स हैं, तो आई थिंक ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो हर कंपनी मेंटेन करती है, और अगर नहीं करती तो करना चाहिए। बहुत बार आप कहते हैं कि हमारे ऑफिस की ये पॉलिसी है ना। जैसे कुछ ऑफिसेज में फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी होती है कि आपको पता है एक जब आप जॉब करेंगे तो और भी कुछ हो सकता है, बट जो एक बेसिक बात है मैं तो वही बता रहा हूँ यहाँ पे, एक होती है एनुअल लीव और एक होती है सिक लीव, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों का मतलब अपने आप में क्लियर है, एनुअल लीव एंड सिक लीव। बीमार पड़ते हैं तो सिक लीव कोई और रीजन के लिए छुट्टी चाहिए तो आप एनुअल लीव ले सकते हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि अगर आपने सिक लीव जितनी भी साल में मिलती हैं, 10, 12, 15 जो भी मिलती है, जो कंपनी की पॉलिसी, अगर आपने उस साल में सिक लीव नहीं यूटिलाइज करी तो वो लैप्स हो जाती है। साल मतलब फाइनेंशियल ईयर नहीं यूटिलाइज करी तो वो लैप्स हो जाती है। जबकि एनुअल लीव का भी कुछ जगह ऐसा होता है, जबकि कुछ जगह ऐसा है कि नहीं यूटिलाइज करी तो साल के एंड में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ कंपनीज ऐसा भी करते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड करती है कि जब आप छोड़ के जाओगे तब एक साथ ही आपको पैसे देंगे। तो अब ये हम अपने आप एजम्पशन पे तो नहीं रख सकते ना कि किस कंपनी में क्या होगा। जो कंपनी का एचआर है उसको इस बारे में पॉलिसीज बनानी होगी। तो अगेन फिर से वही बात आ गई। और आप जानते हैं जब हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो अगर लेबर लॉ से रिलेटेड कोई चीज समझनी हो और उसके ऊपर पॉलिसी और प्रोसेस बनाना हो तो कंपनी सेक्रेटरी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है। तो वो सारी की सारी चीजों को सही तरीके से रखना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को बताना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। उसके बाद है क्वालिटी। डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज्ड टू इवैल्यूएट प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ द पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ऑडिट्स एक्सेट्रा। पीयर रिव्यू मतलब आपस में सेम पोजीशन। अब देखिए कहने के लिए हम जरूर कह देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो भाई 3 तरीके के लेवल्स हैं, एक है टॉप लेवल, एक है मिडिल लेवल और एक है लोअर लेवल, है ना। अब ये ठीक है कि भाई अगर सैलरी बढ़ाने की बात करनी है तो मिडिल लेवल ये डिसाइड करेगा और अपनी रिकमेंडेशन देगा लोअर लेवल के बारे में कि लोअर लेवल की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल का असेसमेंट करेगा कि उनकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, बट टॉप के ऊपर तो कोई है नहीं। तो जो टॉप में लोग हैं वही एक दूसरे की एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, स्किल्स को ध्यान में रखते हुए डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन कितना डिजर्व करता है। सो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है कि डॉक्यूमेंटेशन किस क्वालिटी से बनाया जा रहा है। एक तो ये है कि मुझे लिखना है और मैंने कुछ भी लिख दिया। समझते हैं सीएस के पेपर में ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है। सीएस के पेपर में एक अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आपको क्या लगता है सीएस के पेपर में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? क्या क्वालिटी इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है हम सभी का यही जवाब होगा कि सर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। कम लिखें बट क्वालिटेटिव लिखें। क्वांटिटी मतलब क्या कि मैंने 4 पेज लिख दिए बट उसके अंदर जो रिलेवेंट था वो नहीं लिखा, जो पूछा था वो नहीं लिखा, वो लिख दिया जो मुझे आता था। बट दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि पेजेस की बात नहीं हो रही है, इस बात का कंपटीशन नहीं है, या इस बात पे मार्क्स नहीं मिलने वाले कि कौन कितने पेज भरता है। बात इस बात मार्क्स जो है वो इस बात पे मिलने वाले हैं कि भले आपने 4 लाइनें लिखी बट उन लाइनों में लिखा क्या है। तो दैट इज क्वालिटी। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप देख लो कि क्वालिटी, अगर कोई बच्चा 4 लाइन लिखता है और उसी की जगह कोई एक पूरा पेज लिखता है, आधा पेज लिखता है, हो सकता है 4 लाइन वाले को ज्यादा मार्क्स मिले और जिसने पूरा पेज लिखा है उसे ना मिले। तो इन द एंड ऑफ द डे डॉक्यूमेंट किस तरीके से लिखा गया है, उसके अंदर जो चीजें हैं उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तौर पे भी बहुत हेल्प मिलती है कंपनी को आगे बढ़ने में या फिर चीजों को फर्दर डिसाइड करने में। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को अच्छा बनाना है तो किन चीजों का हम लोग ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक जमाना होता था कि जब हम डॉक्यूमेंट्स कहते थे तो शायद हमारे दिमाग में डॉक्यूमेंट का मतलब कोई फाइल आती थी जो फिजिकल फॉर्म में है या कोई पेपर जिसमें हमने हैंड नोट्स बनाए हैं। बट आज ऐसा नहीं है।
डॉक्यूमेंट्स का मतलब फिजिकल फाइल्स वगैरह तो हैं ही, ये जो कंप्यूटर पे एमएस वर्ड पे या चीजों अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ये सारा का सारा भी डॉक्यूमेंट है। इवन इमेज, ईमेल्स, मैंने बताया भी, ऑडियो, विजुअल्स, ये सब डॉक्यूमेंटेशन है। किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कवर होगा। तो लिखा है द टर्म डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स any and all forms of documents like written and electronic records, audio, video, email, fax, images, charts, checklist, communication management, incident, working notes, or any other types of documentation. The good documentation promotes good corporate governance practice and compliance level of the company, and also improve communication and dissemination of information between and across various stakeholders. So देखिए, in the end of the day ये समझने की जरूरत है कि जो एक अच्छा डॉक्यूमेंट होगा वो हर तरीके से कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। आज हम बात करते हैं, और प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ी सी बात हुई होगी, जगह जगह आपने सुना भी होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नहीं भी सुना तो आप सुन लीजिए। कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी है ना, गवर्नेंस मतलब किस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, किस तरीके से उसको चलाया जा रहा है। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये तो आपने फाउंडेशन में सुना होगा, या अब आजकल सीएस में एक नया आ गया है CSEET एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट करके, तो खैर वहां पे या बीकॉम वगैरह में कहीं पे, तो गुड गवर्नेंस बेसिकली इससे भी पता चल जाती है कि कोई इंसान कितना ऑर्गेनाइज है, कि वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रखता है। अब आप एक बड़ा मैं सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ जो इस बात को और क्लैरिफाई करेगा। देखिए, मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं, आप तो ऐसा नहीं करेंगे, ये तो मैं जानता हूँ, तो मैं आपको नहीं कहूंगा। मैं कहता हूँ कोई मिस्टर ए है, ठीक है, वो उनका कहीं एक इंटरव्यू है और उन्हें वहां पे बुलाया गया है और कहा गया कि आप अपनी CV लेके आइएगा, ठीक है। अब ये बात कोई इमीडिएट तो नहीं बताई गई कि अभी बताई गई और अभी पहुंचना है, कम से कम हफ्ता भर पहले बता दिया गया था कि अपनी CV लेके आना, ऑब्वियसली जो भी रिज्यूमे में कह रहा है वो लेके आना। अब ये चीज आप भी ध्यान से सुनिए। अब हुआ क्या कि जो दिन इंटरव्यू का आया उस दिन 11 बजे या वोटेवर सेकंड हाफ में 1-2 बजे इंटरव्यू था, तो जो ए थे उनके पास पूरा पिछला एक हफ्ता था कि वो CV का प्रिंट निकलवा सकते थे, देख सकते थे कि CV में क्या लिखा है। बिकॉज CV बहुत बार क्या इंसान बना लेता है बट रेगुलरली अपडेट नहीं करता। तो चलिए, इन्होंने CV बना ली और अभी कंप्यूटर में सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा तो रास्ते से कहीं प्रिंट आउट निकलवा लूंगा, जैसे बड़ा कॉमन करते हैं लोग काफी। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि रास्ते में कोई शॉप ऐसी मिली ही नहीं, कोई शॉप ऐसी। तो जैसा मैं कह रहा था कि पूरा हफ्ता था, ए को बता दिया था कि भाई नेक्स्ट वीक आपको इंटरव्यू है, बट ए ने क्या सोचा, टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है यार CV का ही तो प्रिंट है, मैं निकलवा लूंगा प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी कहा, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी शॉप नहीं मिली उस रास्ते पे जहाँ पे वो प्रिंट निकलवा सके, या थी तो बंद थी, मतलब वो बात हो नहीं पाई जो वो चाहते थे। अब वो पहुंच गए उस कंपनी में, क्योंकि समय था 2 बजे का इंटरव्यू का, तो पहुंच गए और HR को जाके कहते हैं कि सर मैं अपनी CV का प्रिंट नहीं लाया। अब मुझे ये देखिए, ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, बट समझने की जरूरत ये है कि आप इससे क्या वो कंपनी सेक्रेटरी हो या जो भी हो, पर इससे इंप्रेशन क्या पड़ता है कि ये बंदा कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है, जबकि सिर्फ एक 5 मिनट की बात थी, एक हफ्ते का समय था, प्रिंट निकलवा सकते थे पर नहीं निकलवाया। तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, जो हम सभी के साथ कभी ना कभार होती ही है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम थोड़ा ऑर्गेनाइज रखें। और चीजों को सही से ऑर्गेनाइज रखने का मतलब है कंपनी सही चलेगी, स्टेक होल्डर्स which is a broader word includes everybody, वो सब खुश रहेंगे, and as a result of which जो कंपनी है वो डेफिनेटली अच्छी चीजें जो है, वो अच्छे वैल्यूज जो है, अच्छे एथिकल क्लाइमेट जो है वो सेटअप कर पाएगी, ना ही सिर्फ अपने इंटरनल स्टाफ के लिए बट दूसरों के लिए भी। तो बहुत जरूरी है कि इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन कल्चर प्रमोट किया जाए, जहाँ पे आप चीजों को वेल ऑर्गेनाइज करें, वेल मैनेज करें, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। कुछ बात यहाँ पे लिखी हुई है, लिखा है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन आर एज अंडर, क्या क्या चीजें एक अच्छे डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए या एक डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सकती हैं। क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कंसेक्यूटिव, करेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, क्लाइंट सेंट्रिक एंड कॉन्फिडेंशियल। तो मैं ऐसे कहूँ कि जैसे एक एक करके अगर बात करें, क्लियर मतलब ऑब्वियसली वो अपने आप में क्लियर हो, कटिंग्स वगैरह भी कम हो ना हो। कंसाइज, टू द पॉइंट हो, कंप्लीट हो, आधी अधूरी बात ना हो। कंसेक्यूटिव हो मतलब बैक टू बैक हो, जैसे आप देखिए कभी आप कोई मूवी देखने गए हो
तो आपको लगता है यार मैं मूवी देख रहा हूँ, एकदम से क्या होगा कि मूवी का ट्रैक चेंज हो जाएगा, मतलब वो आधी बात जो कहीं हो रही थी वो वहीं रह जाती है और एक नई बात शुरू हो जाती है, और वो आधी बात वापस में कभी आती नहीं, कंप्लीट नहीं होती। तो लगता है कि ये आधा अधूरा कुछ रह गया यहाँ पे। तो वैसा नहीं, बैक टू बैक उस चीज को कंप्लीट करें। करेक्ट, कंप्रिहेंसिव, कंप्रिहेंसिव मतलब शॉर्ट, समरी, टू द पॉइंट, क्लाइंट सेंट्रिक। किसके लिए कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ? अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसमें कोई दोराय नहीं है। बट मुझे क्या चाहिए और जो मैं करता हूँ कि मैं इस कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन करूँ कि हमारा मॉड्यूल भी कवर हो जाए, बोर भी ना लगे कि हाँ यार ये बहुत मोनोटोनस है। कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे, बट हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, जो फैकल्टी है उसकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बात समझ में आए, और कहीं भी अगर लो लगने लगे चीजें तो इस तरीके से कंसेप्ट को प्रेजेंट किया जाए कि स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग लगे, वो सुनता जाए, उसका मोमेंटम बना रहे। तो आई थिंक यही कंपनी को भी करना है। कॉन्फिडेंशियल क्या है कि भाई चीजों को अपने तक ही रखना है। जो इन्फॉर्मेशन जिसको दी गई है बिजनेस नेचर से रिलेटेड है तो उसको अपने तक ही रखना है, आगे स्प्रेड नहीं करना है। अब कुछ पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, और ये पिक्चर्स का आइडिया है। अब ये इतनी सारी फाइल्स हैं यहाँ पे, आप अगर इससे मुझसे आइडिया लगा रहे हो और कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इन फाइल्स के बीच में कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली वो फाइल्स पे चढ़ नहीं सकता, बट बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एक फाइल खोल के देखने की कोशिश करी जा रही है कि वो पेपर कहाँ है, वो पेपर कहाँ है। अगर ये फाइल्स अलग अलग कैबिनेट में रखी गई होती और इन पे अलग अलग मार्किंग करी होती कि ये किस चीज की है और किसके अंदर क्या रिकॉर्ड्स हमें मिल सकता है, तो दिक्कत इतनी तो नहीं आती जितनी की अब लग रही है कि आएगी। तो लिखा है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ पुअर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट विद एरर्स, करेक्शन, नॉट साइन एंड डेटेड। तो एक तो देखो ऑथेंटिसिटी जो है डॉक्यूमेंट की, वो इस बात से होती है कि वो साइन है और डेट है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, आप तो देखो लॉ के स्टूडेंट है तो आपको तो ये बात पता ही होगी, कोई और होता तो शायद मैं ना समझा पाता ऐसे कह के, बट अब तो मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एक एक्ट है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेशन एक्ट 1963, है कि नहीं? ड्राफ्टिंग में तो बहुत बार यूज करते हैं। देखो जब भी हम ड्राफ्टिंग की कोई डीड्स लिखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? दिस अग्रीमेंट या दिस डीड वाज मेड एट या इज मेड एट, जो भी जगह है और डेट है, ये सब चीजें आती है ना, इज मेड एट ऑन दिस डे ऑफ दिस ईयर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसी से लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है। फिर हमारे पास रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, स्टैंप एक्ट है, और आप जानते हैं इंडिया में रजिस्ट्रेशन को और स्टैंपिंग को लेके बात करी जाती है कि स्टैंपिंग इतने महीने में करा लेनी है, रजिस्ट्रेशन इतने महीने में करा लेना है, नहीं तो दिक्कत होगी। तो आई थिंक बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया जाए, साइन किया जाए, और कटिंग्स ना हो, क्योंकि अगर कटिंग्स हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो वो श्योर वो नुकसान करेगा। अब अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम में हम देखते हैं बहुत बार, मैं अभी तो देखिए थोड़ा सा इस सेगमेंट में मैं हूँ तो मुझे नहीं समय मिल पाता, बट जब मैं ये नहीं कर रहा था तो मैं कभी कभार, उस समय भी रेगुलरली नहीं, कभी कभार अगर बहुत इंसिस्ट किया गया तो मैं चला गया इन्विजिलेशन में। होता है ना आपके एग्जाम में सीएस वगैरह जो आते हैं इन्विजिलेशन के तौर पे साइन वगैरह करते हैं कि वो चीटिंग नहीं कर रहा वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें चला गया। तो उसमें बहुत बार एक चीज कॉमन है जो देखने को मिलती है कि बहुत बार बच्चे, जैसे दो ऑप्शन है कि इधर ये वाला क्वेश्चन करें या ये वाला करें, तो कई बच्चे तो समझ लेते हैं, 2 मिनट सोचते हैं उसके बाद आंसर करते हैं, जबकि कई ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में ए वाला, ए और बी में से एक करना था तो ए वाला करना शुरू कर दिया, आधा लिखा, लगा नहीं यार बी वाला ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, ए वाला फिर पूरा काटा, फिर बी वाला लिखना शुरू किया, और इसके भी आगे मैंने देखा है कि लगने लगा नहीं यार वही वाला सही था, तो फिर बी पूरा काटा, फिर ए लिखना शुरू किया। अब यही चीज आप समय, अपनी कॉपी की क्वालिटी और अपना एक तरीके से जो एनर्जी है वो बचा सकते थे अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया होता, है ना? तो वो यही कह रहे हैं कि कोशिश करें। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप कटिंग मत करें, क्योंकि वो तो इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि गलतियां तो होंगी ही होंगी, सुना ही है नोबडी इज परफेक्ट, है ना? तो वो ठीक है, बट कोशिश करें, ये तो कर सकते हैं कि उस गलतियों को कम करें। राइट ओवर्स, मल्टीपल लाइन थ्रू और यूज ऑफ वाइट आउट, व्हाइटनर वगैरह लगाते हैं ना किसी चीज को छुपाने के लिए, लिखा है अदर मास्किंग डिवाइस, मतलब किसी भी चीज को छुपाने के लिए व्हाइटनर लगाया फिर उसके ऊपर लिखा, तो आई थिंक वो कोशिश करें ना हो। अब अगर करना भी पड़ता है तो इतना फ्रीक्वेंटली ना करना पड़े कि डॉक्यूमेंट में ज्यादातर व्हाइटनर ही लगा दिखे, तो आई थिंक वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है, स्पेशली तब जब आप एक प्रोफेशनल इंसान है, कंपनी सेक्रेटरी है, कोई छोटी बात तो नहीं है। जो नहीं करता उसके लिए तो फिर आईएएस भी कुछ नहीं है, जो करता है उसे ही पता है कि कितना मुश्किल है ये सब चीजों को करना। The delegation of the work is not recorded or documented, out of specification procedure not detailed enough, flow chart or checklist not available.
तो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं पुअर डॉक्यूमेंटेशन को लेके। जो ऊपर के 2 पॉइंट्स तो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें क्या सारा का सारा आपने ही ये बनाया है या आपने किसी को थोड़ा इसमें कुछ काम करने के लिए दिया था, अगर दिया था तो किसको दिया था वो आपने नहीं लिखा है तो ये गलत है आपको लिखना। बिकॉज अभी कुछ देर पहले हमने बात करी कि अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही सेट करेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल था किस काम के लिए। तो अगर मैंने ही सारा ये नोट्स मैंने बनाए हैं, सच में मैंने बनाया, तो मैंने मतलब बनाने का कंटेक्स्ट ये है कि जो इमेजेस आप देख रहे हैं, जो कंटेंट सिलेक्शन है वो मैंने किया, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैं डेलीगेट कुछ नहीं किया। पर अगर कहीं डेलीगेशन कुछ है तो हमें उस चीज को बताना चाहिए। और साथ साथ जो आखिरी पॉइंट में लिखा है उनका ये भी कहना है कि किस तरीके से क्या फ्लो चार्ट है, जैसे इंफॉर्मेशन आई उसके बाद क्या किया, फिर आपने इंफॉर्मेशन को समझा, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट किया, फिर किसी दूसरे को चेक करने के लिए दिया, दूसरे ने तीसरे को चेक करने के लिए दिया। जैसे आपकी आईसीएसआई की कॉपीज होती हैं, ये जो आंसर शीट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक करी, अब मैं चेक करने के बाद क्या ऐसे थोड़ा है कि आईसीएसआई कहता है कि ठीक है एक बंदे ने चेक करी हो गया। आईसीएसआई या आईसीएआई जो बॉडीज है ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न फॉलो करती हैं। तो ऐसा होता है कि जब मैंने चेक कर ली उसके बाद 2 लोग इसको दोबारा से इसकी टोटलिंग करेंगे, मतलब मैं चेक करूंगा और उसके बाद 2 लोग इसको टोटल करेंगे, देखेंगे कि जहां जहां टिक 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 लगा है सारे क्वेश्चन में वहां पे मार्क्स मिले, कितने मिले हैं वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते क्योंकि वो तो भाई क्वालिटी पे डिपेंड करता है और वो वही डिसाइड कर सकता है जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में समझ और अंडरस्टैंडिंग हो। बट उसका टोटल भी बहुत बार चेक किया जाता है कि सारे क्वेश्चंस को चेक किया भी गया है, कुछ छूट तो नहीं गया है। तो आई थिंक ये सारा का सारा एक फ्लो चार्ट है कि कैसे क्या आप करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए कि अगर आपको किसी कंपनी में कंप्लेन फाइल करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। अच्छा जैसे ट्राई सुना है, ट्राई के बारे में, आईआरडीए के बारे में। मान लो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कोई दिक्कत है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, वो मेरी बात नहीं सुन रही है, तो पहले मैं उनके ऑफिस में कहूंगा, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर जिससे मैं डील कर रहा था अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं उसके सीनियर को कहूंगा, वो भी मेरी बात नहीं सुनेगा, तो मैं उस ब्रांच के हेड को कहूंगा, वो भी नहीं मेरी बात सुनेगा, तो रीजनल ऑफिसर को कहूंगा, अगर वो भी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो जो कंपनी के सीईओ है, सीएमडी है, उनको कहूंगा, वो भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मैं और आईआरडीए के पास जाऊँ। तो एक प्रोसेस है, मैं डायरेक्टली आईआरडीए के पास भी जा सकता कि देखो ये वो कहेंगे भाई आपने प्रोसेस फॉलो किया है क्या सारा, अगर मैंने नहीं किया तो मैं वो काम नहीं कर सकता। तो ये एक समझने की जरूरत है कि हर चीज का एक फ्लो चार्ट है कि कैसे इंफॉर्मेशन कौन सी किसको पहुंचेगी और उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। गुड डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो कुछ चीजें हैं जो एक डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए जो उसको अच्छा बना देती हैं, बहुत अच्छा बना देती हैं। रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी और व्हेन एक्शन इज टेकन। आलस नहीं करना है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये आप कहेंगे सर ये यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि आलस नहीं करना है कुछ भी ऐसा, तो ये तो लिखा है रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीटेड एट टाइम, यानी जिस समय की जो नीड है उस समय कर लो। अभी पढ़ाई की नीड है तो पढ़ाई कर लो, बाकी पूरी जिंदगी पड़ी है फिर तो जो चाहोगे वो कर सकते हो, घूमना फिरना, इधर उधर जाना और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, सब कुछ पॉसिबल है। बट अभी का जो समय है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक एज ग्रुप है, अगर ये निकल गई तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में एज फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा से ही करता था खैर, बट कंसिडरिंग अब कंपटीशन इतना ज्यादा है और बाकी सब चीजें, सोशल प्रेशर सो कॉल्ड एज, रिलेटिव्स को आपको पता ही है कि ज्यादा चिंता होती है कि आप पास हुए या नहीं हुए, है ना। हर समय उन्हें अपडेट चाहिए होता है कि भाई सीएस हुआ या नहीं हुआ। अभी 2 महीने पहले पूछा था कि सीएस कर रहे हो, आपने बोला था हाँ मैं फाइनल में हूँ, फिर 4 महीने के बाद पूछा हो गया, तो ऐसे थोड़े होता है भाई। तो वही वाली बात है कि समय की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें और सबसे अच्छा वही है कि जो काम उस समय इंपॉर्टेंट है वो किया जाए। कंसाइज, लेजिबल, एक्यूरेट एंड ट्रेसेबल, ऐसी इंफॉर्मेशन बनाए जो इन चारों चीजों को इंक्लूड करे, ढूंढ सकें उस चीज को कि क्या लिखा है और उसका कोई ना कोई फैक्ट हो, एक्यूरेट हो। मतलब मैंने अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखी है तो या तो मैंने खुद रिसर्च किया हो उसके बारे में, और अगर नहीं तो किसी और के रिसर्च के बेसिस पे मतलब उसको रेफरेंस बनाया जाए कि मैं ये चीज लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, की किसी ऑथेंटिक सोर्स पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखी है और उसके बारे में जितनी मैं इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता था करने के बाद ही मैंने ये चीज लिखी है, ऐसा। और जो ये 2 पॉइंट्स आई थिंक ये मेरे बात से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा है पिक्चर्स वर्थ 1000 वर्ड्स। अब आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट मैं ये गारंटी तो नहीं करता, बट जैसे कि मैंने कहा कि हर यही इस पे देखिए, हर पेज पे, जैसे ये पेज आपने देखा, इसी पेज पे आप देख रहे हैं फिर इमेज है, फिर इसके ऊपर देखा आपने इमेज है, स्टार्टिंग में भी इमेज है,
तो आई थिंक इमेज एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई कर देती है और इंटरेस्ट लेके आती है। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने सेक्रेटरियल ऑडिट, आप जानते हैं कि सबसे आखिरी का सब्जेक्ट है ये, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे इस समय कंप्लीट है, तो मुझे नहीं पता था कि सेक्रेटरियल ऑडिट में ये बात लिखी होगी। बट मेरा ये खुद का मानना है और जो बिल्कुल सही है कि इमेजेस होने से बहुत सारी चीजें जो हम डिटेल नहीं समझा सकते, बच्चा जब इमेज देखता है तो उसकी एक इमेजिनेशन, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, इमेजिनेशन पे फर्क पड़ता है। और उसके बाद एग्जाम्पल्स, मुझे लगता है कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप बात करें तो मुझे आप उसमें रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ऊपर से देखते भी आ रहे हैं कि आपने कोई पहला सब्जेक्ट भी मेरा देखा हो तो उसमें भी यही था, हर जगह मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देने, बिकॉज मेरा सिंपल सा कहना है कि जो एग्जाम्पल दे सकता है उसका कंसेप्ट क्लियर है। एग्जाम्पल जो तुरंत बना सके, आप कहेंगे सर इस बात का एग्जाम्पल समझाइए, तो मैं तुरंत अगर समझा दूं या आप किसी को समझा दूं तुरंत एग्जाम्पल, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं, और वो तभी हम सोच सकते हैं जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो आई थिंक ये दो चीजें मैं बहुत करता हूँ। और उसके बाद है डोंट एज्यूम नॉलेज। मैंने इसी लेक्चर के दौरान आपसे कहा कि अब देखिए जैसे एक नीड है, सब्जेक्ट वाइज नीड है, जैसे इकोनॉमिक्स है या मैथ्स है। अब मैथ्स में बहुत बार सुनते हैं कि x की वैल्यू 100 है, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो कोई आंसर निकल पाता है। अब इसकी वैल्यू आप कुछ और नहीं लेते, इसकी वैल्यू आप 93 नहीं लेते, इसकी वैल्यू 39 नहीं लेते, तो कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो एजम्पशंस के तौर पे चलती हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो, अगर एजम्पशन ना लो आप तो आप कुछ कर ही नहीं सकते बेसिकली। तो एजम्पशन लेना गलत नहीं है, बट फिर अगर एजम्पशन हमें लेनी पड़ भी रही है, वैसे तो कोशिश करें ना हो ऐसा, बट अगर लेनी भी पड़ रही है तो रियलिस्टिक ले। हमें पता है कि अब हम ये सोच लें कि नहीं ठीक है यार, अभी मैंने क्लास तो ले ही ली है, ठीक है मैं देखता हूँ, जैसे मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि क्लास लेने में बहुत जल्दी है, और उससे ज्यादा जल्दी इस बात की है कि अगर मैंने पैसे दे दिए हैं तो सर ने क्लास नहीं भेजी। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपने कितना देखा, कौन सी चीज आपने देखी है, कौन सी रह गई है, कौन से डिवाइस पे आप देख रहे हैं, लोकेशन, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कॉन्फिडेंशियल तौर पे रहती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज किसी ने लेक्चर परचेज किया, मैंने तो ऐसा बहुत बार देखा है कि जो लेक्चर जैसे हमारे हैं, कोई 80 घंटे है, कोई 70 घंटे है, कोई 100 घंटे है, कोई उससे ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, तो देखा जाता है कि 3 महीने हो गए उस बंदे ने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया। जल्दी इस बात की थी, और उससे ज्यादा जल्दी इस बात की थी कि मैंने अगर पेमेंट कर दिया तो मुझे अभी के अभी मिल जाए, जैसे कि अभी पढ़ना स्टार्ट करना, और एक बार वो चीज इनबॉक्स में आ गई तो बस वो आ गई, बस इतना ही था, इसी चीज की जल्दी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लेक्चर्स लिए हैं तो मैं बोलता हूँ डे 1 से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, बट डे 1 से आखिरी किस चीज का वेट कर रहे हो आप? क्या एकदम से महीने के 30 की जगह 60 दिन हो जाएंगे? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? द आंसर इज नो। तो आपको समय से ही इसके बारे में सोचना चाहिए। एजम्पशन मत लगाइए कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आपने करना है तो ही वो चीज आगे बढ़ पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा। आई थिंक लैपटॉप कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करते हैं। The term document management system can be defined as a software that controls and organizes documents of the organization. It incorporates document and content capture, workflow, document repositories, output system, information retrieval system. तो document management, जिसको हम DMS भी कहेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, मैंने भी लिख दिया DMS। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ नहीं है, बेसिकली वो एक तरीका है, एक जरिया है जिससे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको सही तरीके से स्टोर किया जा सकता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल जब आप कंपनी में काम करेंगे आप रियलाइज करेंगे, एक होता है जैसे अच्छा आपने अच्छा उससे मुझे याद आया, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं क्या? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आपको होना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी सब्जेक्ट में भी अमेंडमेंट आएंगे ना कभी भी, आज तो नहीं है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ इसको लेके जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये कोई बात है, अगर मैं कुछ और कहूंगा तो आप उसको लाइटली लेंगे। तो अगर कोई कुछ ऐसा होता भी है तो हम किसी को पर्सनल, बिकॉज ड्यू टू द ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस नहीं पॉसिबल है बता पाना सबको कि क्या हुआ है, तो आपको कॉन्टिन्यूसली वो ग्रुप देखना है या स्टेटसेस देखने हैं, या जो और फेसबुक जो और जो अलग टेलीग्राम मैंने बताया वहां पे कनेक्टेड रहना है। तो अब देखिए उसके अंदर क्या है, जब इन एप्स के बारे में बात करता हूँ तो व्हाट्सएप पे भी जैसे हमारा जो ग्रुप है उसमें एक फंक्शन है कि ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज, है ना।
तो उसमें क्या है कि सर हम मैसेज भेज सकते हैं, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है वो नहीं। तो ये क्या है, ये कंट्रोल करने का एक्सरसाइज है, बिकॉज अगर हम उसको ओपन करते हैं तो फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और शेर और शायरी और पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर शेयर होती है, जिसका किसी भी बात वो मोटिवेशनल स्टफ भी नहीं होता है, वो कुछ और ही है जिसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आई थिंक जब हम चीजों को डॉक्यूमेंट्स के तौर पे रख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको कंट्रोल करा जाए, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे कि जब उनकी रिक्वायरमेंट हो, जब हमें रिट्राइव करना हो, जब उन चीजों की जरूरत हो, तो वो चीजें हमें मिल सके। In electronic repository, document management system work by using a computer system and software to store, manage and track electronic documents, electronic image of the paper-based information captured through the use of the scanner. तो आई थिंक ये हमें समझने की जरूरत है कि आजकल आप जैसा कि जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, आजकल तो फोन में भी अलग अलग एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू स्कैन किया जा सकता है, तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। फिर बाकी आप जानते हैं कि पीडीएफ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि स्कैन में तो इमेज होती है जिसको जेपीजी फाइल कुछ ऐसा कहते हैं एक्सटेंशन के तौर पे, बट आप चाहें तो पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो हमारा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जहां पे हम चीजों को स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें, इमेजेस को कन्वर्ट कर सकें स्कैनर में। इवन मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी भी होनी चाहिए कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन का एक्सेस लिमिटेड लोगों को देना चाहता है तो वो भी हो सके। मतलब अगर मान लो मैंने कोई रिकॉर्ड शेयर करा है और वो अपने इस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये डॉक्यूमेंट डाल दिया, पर मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी और जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लाइक द टॉप मैनेजमेंट, वही देखें और कोई ना देख पाए। तो ये इसके अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम मैनेज कर सकें। मैनेज का मतलब यही नहीं है कि रिकॉर्ड्स को सही से रखा जा सके, मैनेज का मतलब है किसको एक्सेस देना है, किस एक्सटेंट तक देना है, किसको नहीं देना है। फिर यूं कह दीजिए कि उसके अंदर ये फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि कौन डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकता है और कौन डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकता है। तो आई थिंक ये सब चीजें हैं जो एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से एक्सपेक्ट करी जाती है। फिर एडवांटेजेस ऑफ डीएमएस लिखा है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, रोल बैक, रिट्राइवल, इजी ऑडिट ट्रेल। तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, जैसे कि मैंने कहा, आपने वो पीडीएफ देखी है क्या जिसके अंदर पासवर्ड होता है, तो अगर वो पीडीएफ आपके पास आएंगी तो आप उसको नहीं ओपन कर पाएंगे जब तक आपको पासवर्ड ना प्रोटेक्टेड हो। जैसे कि क्या है, ये बैंक वगैरह भी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भेजते हैं ईमेल पे, तो ये क्या करते हैं कि उसका एक पासवर्ड होता है। पासवर्ड मतलब क्या, जो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है उसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे कि 4 डिजिट आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ का इनिशियल डे है एंड जो ईयर है, और आखिरी के कार्ड के 4 नंबर, मतलब कुछ ऐसा बना सकते हैं। जब तक वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं डालेंगे वो चीज ओपन नहीं होगी। डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल की, ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ इसी वर्जन पे व्यू किया जा सकता है, इससे बिलो वर्जन पे नहीं हो सकता। अभी देखिए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होंगी जो एप्पल के फोन पे चलती हैं बट विंडोज पे या एंड्रॉइड पे नहीं चलती, तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी जो विंडोज और एंड्रॉइड पे चलती हैं बट एप्पल के फोन पे नहीं चलती। तो आई थिंक वर्जन है, क्योंकि वो एक अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ये लोग अलग टेक्नोलॉजी का, वो मतलब एप्पल और ये मतलब विंडोज या एंड्रॉइड, तो आई थिंक सबका अलग अलग हिसाब है, तो दैट इज कॉल्ड एज वर्जन कंट्रोल। रिट्राइवल ऑप्शन, अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे डिलीट हो गई, गलती से डिलीट हो गई, अब एरर्स तो भाई इंसान ही करेगा, गलतियां इंसान करेगा, बट सीखे गलतियों के बाद, है ना, तो गलतियां करे बट सीखे। अब पर क्या करें, हो गई गलती तो रिट्राइवल मतलब कैसे वो चीज वापस आ जाएगी, क्योंकि जैसे सर्वर्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे ऑफिस वगैरह में भी है, अगर कोई ऑप्शन गलती से डिलीट हो गया तो भले वो डिलीट हमारे लिए हो गया बट वो सर्वर पे पड़ा है, जो आईटी टीम है अगर वो चाहे तो वो उसको वापस ला सकती है। या मान लो कोई ऐसा एंटी वायरस आ गया जो हमारे सर्वर्स पे हिट कर गया और सारा डेटा जो है वो चला गया, खत्म हो गया, करप्ट हो गया, तो क्या होता है, जो आईटी वाले होते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का देखो जमाना है, तो ऐसा भी होता है, हर कंपनी का अपना अपना हो सकता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हर जगह ऐसा ही है, बट हमारे यहाँ ऐसा है कि वो क्या करते हैं, हर दिन जितने भी डॉक्यूमेंट स्टोर वगैरह हुए हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे है, कोई इंडिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं पे स्टोर कर रहा है, तो अब क्या है, वो हर दिन रात को क्या करते हैं, एक बैकअप लेते हैं, एक समय डेजिग्नेटेड होता है, इवन व्हाट्सएप तक का बैकअप लिया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो बैकअप लिया जाता है उसका कि जो जो इन्फॉर्मेशन पूरे दिन आई है उसका एक बार बैकअप हो गया, और वो फिर डिलीट भी हो जाएगी तो बैकअप से रिस्टोर करी जा सकती है, तो इस तरीके का भी प्रोसेस होना चाहिए। इज इन ऑडिट ट्रायल, ऑडिट ट्रायल कुछ नहीं है, मतलब किसने क्या काम किया, जैसे मान लो मैंने ये जो आप देख रहे हो ये पीडीएफ फाइल है, मैंने ये फाइल ओपन करी,
उसके बाद मेरे किसी स्टाफ ने ओपन करी, उसके बाद फिर किसी और बंदे ने इसको ओपन किया, तो ये ऑडिट ट्रेल होगा। पहले मेरा नाम आएगा, फिर आएगा कि मेरे किसी स्टाफ ने ओपन करी, मान लो उसका नाम S1 है, फिर आएगा किसी और थर्ड पार्टी ने ओपन करी तो उसका नाम आ जाएगा। तो आई थिंक ये ऑडिट ट्रायल है, मतलब किस किस ने क्या किया। और मान लो फिर अगर किसी से किसने गलती से या जानबूझ के, हमें नहीं पता, बट इसको डिलीट कर दिया, तो ये भी आ जाएगा किसने डिलीट कर दिया ये फाइल, उस यूजर का नाम आ जाएगा। तो दैट इज ऑडिट ट्रेल के पूरे प्रोसेस के दौरान एक्चुअली किसने क्या किया है, किसने फाइल ओपन करी, किसने एडिट करी, किसने उसको फॉरवर्ड किया और किसने उसको डिलीट करा, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑडिट ट्रेल में। ऑडिट का मतलब भी यही होता है, फाइनेंशियल ऑडिट थोड़े लिखा है, ऑडिट मतलब चेक करना, रिव्यू करना, तो वो सब आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब क्या फायदे हैं, देखो ये बड़ी बेसिक सी बात है तो मैं समझाता चलूंगा, पढ़ाऊंगा, बट ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कॉस्ट सेविंग, भाई कॉस्ट तो है, ये टाइम सेविंग भी है। कहाँ पेपर लेके कोरियर करते, पोस्ट करते और पता नहीं कब पहुंचते। ईमेल का क्या है कि अभी आप जैसे गूगल ड्राइव है, पेन ड्राइव आपने ली तो जहां पे भी आप होंगे कम से कम मान के चलिए 2 से 3 दिन तो मिनिमम लगने ही लगने हैं। ऐसा ही है, गूगल ड्राइव में कितना समय लगना है, मैंने भेजा नहीं यहाँ पे और आपको मिला नहीं, मतलब अगर आप 1 मिनट भी कह दें तो भी शायद ज्यादा होगा, है ना। भेजने और मिलने में 1 मिनट का मैक्सिमम समय लग सकता है उस ईमेल को, लिंक ही तो आना है। तो आई थिंक कॉस्ट सेविंग इससे बहुत है, बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर और फिर वो सामान आप तक पहुंचता है। तो storing and maintaining record in digital form is much cheaper than in other formats. With the increase in technology advancement, the digital media cost drops every day. Every day आप देखेंगे, और आने वाले समय में होगा भी ये। This is the future. डिजिटल तौर पे अगर कोई कंट्री आगे नहीं है और वो ये सोच रही है कि वो टेक्नोलॉजी के बगैर इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया का सामना कर पाएगी, तो ये उसकी गलत फहमी है। कोई सोचे कि मैं कंप्यूटर ना सीखूं क्योंकि भाई ये तो ऐसी चीज है, कोई काम की नहीं है वगैरह वगैरह, तो उनकी गलत फहमी है। ये समय की नीड है, आज की तो है, कल का हमें नहीं पता, बट आज की तो ये है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से कॉस्ट सेविंग होती है, नो डाउट इसके अपने डिसएडवांटेज हो सकते हैं, और ऐसी कोई चीज बनी नहीं आज तक जिसके सिर्फ फायदे हो या सिर्फ नुकसान हो, दोनों ही तरफा होता है। बस ये हो सकता है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, बट होते दोनों ही है। ईज ऑफ यूज, कहीं भी बैठ के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, डज नॉट मैटर आप ऑफिस में हैं या कहीं बाहर है। इट्स वेरी इजी टू लोकेट एंड शेयर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स थ्रू कंप्यूटर्स। सर्चिंग नाउअडेज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। तो एक तरीके से कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजना, या जैसे ये पीडीएफ है, आप नॉर्मल जानते हैं पीडीएफ है, वर्ड है, कंट्रोल एफ करके, और शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं, तो कंट्रोल एफ करके आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी ने बना दी है, इजी बना दी है, जिसके तौर पे काम किया जा सकता है। MS एक्सेल की बात करिए, कितनी बड़ी शीट हो सकती है, न जाने कितनी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज उसके अंदर हो सकती हैं। मिनटों का खेल है जिसको हम MS एक्सेल ऑपरेट करना आता है, फॉर्मूला लगा के मिनट्स का खेल है, घंटे भी लगेंगे, मिनट्स का खेल है, वो फाइल रेडी हो जाएगी आगे भेजने के लिए। जो काम करना था वो फॉर्मूले आजकल हर चीज के बने हुए हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल देना हो मुझे, तो 2 फाइल्स हैं, मुझे करना क्या है, 2 फाइल्स मुझे दी हैं, मुझे बोला है कि जो A फाइल है इसका ही सारा कंटेंट हमें चेक करना है कि B में है कि नहीं, या ये कह दीजिए कि जो फाइल A है और फाइल B है, मुझे कहा गया है कि फाइल A एकदम सही है, हमें ये देखना है कि जो A वाला कंटेंट है वो फाइल B में भी हो, और जो B में एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको डिलीट करना है। क्या बोला मैंने कि जो A फाइल है वो सही है, और 2 फाइल मुझे दिए हैं A और B, A सही फाइल है, B भी सही है, बट B के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है जो नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि ये करना है कि जो A फाइल है उसी जैसा कंटेंट B में हाईलाइट करना है सारा, और जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा कंटेंट B फाइल में है जो कि नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर देना है। अब अगर आप कहें कि सर इसका एक रास्ता भी एक एक मैच करते जाएंगे, तो ये अच्छा है, कर तो सकते हैं, मनाही नहीं है, बट कोई चीज ऊपर लिखी है, कोई चीज नीचे लिखी है, और समय बहुत लगेगा, और इसके अंदर एरर्स के चांसेस भी हैं। बट फॉर्मूला लगा लेंगे, रीलुकअप वगैरह का फॉर्मूला वगैरह होता है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, विद इन मिनट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि। और ये एक्सेल भी ऐसे नहीं कि 8-10 कॉलम वाले, मान लो इस एक्सेल के अंदर जो डेटा है वो हजारों या लाखों ट्रांजेक्शंस है, सो इट इज वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू मैनुअल चेक्स। बहुत इजी है, बहुत जल्दी है। तो आई थिंक उस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। लेबर सेविंग, अब देखो भाई डॉक्यूमेंट्स बनाओगे तो कोई ऐसा बंदा भी चाहिए जो उसको पेपर में, मतलब जो पेपर्स हैं प्रिंट निकाले, फिर कोई उसको फाइल में करे, फिर स्टैम्प वगैरह करे,
स्टेपलर्स वगैरह करे, है ना, ये सब चाहिए। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या है, फाइल का नाम भी तो देना है, बात खत्म, किसी की जरूरत ही नहीं है हमें। द लेबर रिक्वायर्ड टू लोकेट, मैनेज, डिस्पोज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट निल। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पे बात कर रहे हैं तो किसी की जरूरत खास है ही नहीं। With electronic documents, all the steps like filing, collating, stapling can be automated and that labor completely disappears. तो जो cost saving है, एक तरीके से लोगों की जरूरत जो है, जो आने वाले दिनों में कम ही हो जाएगी, because of the reason रोबोट्स अभी तो इंडिया में इतने नहीं है या ना के बराबर है, बट बहुत सारी कंट्रीज में है, और उनके अंदर कोई वो तो होता नहीं कि भाई त्योहार है या कोई डिसीज है उनको, या आज कहीं जाना है उनको, या नहीं आ सकते वो, या उनका मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है, तो 24/7 काम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये एक थ्रेट है हम सभी के लिए कि अगर रोबोट्स टेकअप कर लेते हैं चीजों को, तो आई थिंक काफी मुश्किल हो जाएगी नॉर्मल इंसानों के लिए। तो ठीक है, आगे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी मेड सर्चेबल बाय यूजिंग OCR ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मेड द होल टेक्स्ट कीवर्ड सर्चेबल। दिस इज नॉट पॉसिबल विद द पेपर वर्क। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था, ये PDF फाइल है, मैंने Ctrl+F किया तो उससे मैं सर्च कर सकता हूँ, और आजकल ऐसी सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसके जरिए एक नॉन PDF सर्चेबल फाइल को भी सर्चेबल बनाया जा सकता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट जितना भी यहाँ पे हम कर सकते हैं पेपर में, तो मुझे एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तभी मैं उस वर्ड को हाईलाइट कर पाऊंगा या ढूंढ पाऊंगा। Portability, it is very easy to transport electronic documents. No more boxes of records and trucks or semi trucks to haul the records. Archive मतलब पुराने डॉक्यूमेंट्स। तो एक जमाना था, अब डॉक्यूमेंट तो देखो हर दिन इतने बन रहे हैं, अब जगह तो चाहिए उसको रखने के लिए, तो इधर से उधर भेजना, उधर से उधर भेजना, वो सब अब जरूरत ही नहीं रहा। अब तो क्या है कि सब सर्वर्स पे रहता है। जैसे आप देखिए गूगल ड्राइव है, तो उसमें आप भी अकाउंट बनाते हैं तो आपको 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप स्पेस और बढ़ा सकते हैं, मैडम वेरी नॉमिनल चार्ज। तो उसका फायदा कितना है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, आप घर हैं बाहर हैं, कोई फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं है। तो आई थिंक पोर्टेबिलिटी इज लाइक कि इजिली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी हो गई है, जो कि हम सभी के लिए अच्छा है। तो देखो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं। जब आगे बात करते हैं तो जो अभी का आखिरी टॉपिक होगा फिलहाल इस वीडियो का, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिसएडवांटेज। अब जैसे कि मैंने कहा, जिस चीज के फायदे हैं तो दूसरी तरफ नुकसान तो होंगे ही होंगे, अब थोड़े कम और थोड़े ज्यादा वो अलग बात है, पर नुकसान तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहला जो नुकसान है, जो रिस्क है, उसको कहा गया है सॉफ्टवेयर रिस्क। देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो मेरा खुद का भी मानना है कि जब तक वो चल रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, और जिस दिन वो ना चले तो उससे खराब कुछ नहीं है। इंटरनेट ना चले फोन पे तो कितना रेस्टलेस फील करने लगेंगे हम सब लोग, ये आई थिंक बताना बहुत मुश्किल है। तो वही बात करी गई है सॉफ्टवेयर रिस्क। एक सॉफ्टवेयर के भरोसे हमने क्या कहा कि सारा की सारी इंफॉर्मेशन हम सारा डॉक्यूमेंट मैनेजर में रखेंगे, और डॉक्यूमेंट मैनेजर एक हमारा सॉफ्टवेयर ही है। कल मान लो कि जो सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया उसके सर्वर्स में कोई इशू आ गया, या जो हमारा डेटा था वो कॉन्फिडेंशियल नेचर का था, और हमें लग रहा था कि भाई क्योंकि सर्वर पे पड़ा है तो कहीं जाएगा नहीं, बट मान लो बहुत बार हम सुनते हैं कि फेसबुक ने डेटा लीक कर दिया, गूगल ने डेटा लीक कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डेटा लीक हो गया तब क्या होगा? तो यही बात यहाँ पे करी गई है कि स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम हैव अ रिस्क दैट द सिस्टम बीइंग नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय द सॉफ्टवेयर कंपनी, that the company will cease to exist and the document will be locked in the unsupportable system। तो किसी भी तौर पे, किसी भी तरीके से अगर हम ये कहें कि भाई अगर कोई सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है और जिसके भरोसे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर स्टोर किए हैं, कल ऐसा ना हो जाए कि वो सॉफ्टवेयर जो है, वो कंपनी जो है जिसने सॉफ्टवेयर बेसिकली बनाया है, वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले, या कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि कुछ दिक्कत आए, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन सकता है। क्योंकि ऊपर हमने कहा कि हमें लोगों की, अब यहाँ पे कहा क्या कहा, लेबर सेविंग, यानी हमें लोगों की जरूरत कम है, क्योंकि हमने ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर है तो लोगों की जरूरत ही क्या है। अब अगर मान लो उसी सॉफ्टवेयर ने जो आपका काम इतना इजी बना रहा था, अगर सारा डेटा उससे डिलीट हो गया, या वो कंपनी ने कुछ और चेंजेस कर दिए पॉलिसी में और अपना डेटा आप नहीं विड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना आसान हमें लग रहा था ये, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मीडिया कंपैटिबिलिटी, सम ऑफ द डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड इन फ्लॉपी डिस्क that the user know that there is a document on them but don't have the floppy drive anymore. It requires to maintain those images in good viable format and have to maintain those images in media that the person can still access.
देखिए एक समय था, आज तो नहीं, एक समय वो जनरेशन थी जब मैं स्कूल में था, मतलब स्कूल के बाद ग्रेजुएशन, एलएलबी, एलएलएम, तो स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। तो शायद उस समय भी इतना नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा कहीं मुझे याद है कि हम फ्लॉपी हमने देखी थी कि होती कैसे है। इतना यूज तो वो उस समय भी नहीं होती थी, बट जरूर उसकी शक्ल देखी थी पिक्चर से, रियल लाइफ में कि फ्लॉपी दिखती कैसी है। तो एक जमाना उसके बाद आया जब लोगों ने सीडी यूज करनी शुरू कर दी, फिर एक जमाना आया जब डीवीडी यूज करनी शुरू कर दी, फिर एक जमाना जो चल रहा है और चला जाएगा शायद जल्दी, जो पेन ड्राइव का है। उसके बाद हार्ड डिस्क वगैरह आ गई हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है मीडिया कंपैटिबिलिटी कि भाई अगर मान लो वो डेटा फ्लॉपी में था, तो अब फ्लॉपी आप आजकल के कंप्यूटर्स में कहीं लग सकती है क्या? आई डोंट थिंक सो पर्सनली, कि आजकल जो लैपटॉप्स वगैरह हम यूज करते हैं ये पहले से कहीं ज्यादा सोफेस्टिकेटेड है। सस्ते हैं, महंगे, वो अलग बात है, बट सोफेस्टिकेटेड है। पहले की चीजें थोड़ी मजबूत होती थी, थोड़ा इधर उधर हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज थोड़ा बहुत भी, क्योंकि अब देखो 360 डिग्री के लैपटॉप आ गए, बहुत सारी और चीजें हो गई। आई थिंक अब बड़ा मुश्किल है उन सब चीजों की अलग से स्लॉट्स रखना, बिकॉज उन सब चीजों को जगह चाहिए। और हर इंसान आजकल चाहता है कि लैपटॉप अगर वो ले तो वो हल्का हो, ज्यादा एलिगेंट दिखे, प्रोफेशनल दिखे। लैपटॉप लेना है, टीवी थोड़ा लेना है कि इतना मोटा है और बड़ा है और बल्कि है और भारी है। तो आई थिंक उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारी चीजें हटा दी हैं। तो अगर कोई डेटा फ्लॉपी में था तो अब हमें चाहिए कि हम उसको स्टोर करके ऐसी जगह पे रख लें कि अगर दोबारा फ्लॉपी हम ना भी लगा पाए सिस्टम के अंदर, तब भी उस डेटा को एक्सेस कर पाए। अदरवाइज क्योंकि वो डेटा फ्लॉपी में है तो हम शायद अब उसको दोबारा से फ्लॉपी इंसर्ट करके देख नहीं पाएंगे, तो ये अपने आप में डिसएडवांटेज हो सकता है। Reliability, all person need to have or need to have at the light source and some eyes to be able to read the paper. It's a good idea to have most vital information image, but keeping a paper copy assume that the person have access to them anytime. इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। न्यूज़पेपर भी तो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसके अंदर भी तो इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूज़पेपर आज ही नहीं, बहुत पिछले 4-5 साल से जहां तक मैं समझता हूँ ई न्यूज़पेपर्स का कंसेप्ट आ चुका है और अब बढ़ रहा है। बट फिर भी जो न्यूज़पेपर्स बनाने वाली कंपनी है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स, और अगर हिंदी और लैंग्वेजेस में देखें, फिर भी ऐसे लोग हैं जिनको न्यूज़पेपर सुबह चाहिए ही चाहिए। मोबाइल में तो आजकल मोबाइल और इंटरनेट ऐसी चीज है कि और किसी के पास कुछ हो या ना हो, ये दो चीज तो होती ही होती है ना। तो वो ई न्यूज़पेपर भी तो पढ़ सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि आंखों को जिन चीजों की आदत हो गई है वो इतनी जल्दी छूटने नहीं वाली, और ये ट्रेडिशनल आदत है। तो हम ये भी, आजकल की जनरेशन शायद ऐसा करे क्योंकि उन्होंने कभी न्यूज़पेपर इतना डिटेल या वेट नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, जो मतलब गलत नहीं है, ऑब्वियसली इसमें कुछ गलत नहीं है, बट सबका अपना अपना एक सोचने का नजरिया, जो वेट करता है न्यूज़पेपर वाले का कि भाई कभी न्यूज़पेपर आए, कब मैं पढूं उसको, तब उनका दिन की शुरुआत होती है। बट आजकल की जो जनरेशन है उसको इतना न्यूज़पेपर का खास शौक नहीं है। वो तो जब जो न्यूज देखनी है गूगल किया, या आजकल एप्स बने हुए, एप्लीकेशन बनी हुई है, उससे करके देख लिया। तो ये समय की नीड है आई सपोज, बट रिलायबिलिटी का उनका यही कहना है कि जिन लोगों को भाई वही न्यूज पे विश्वास ज्यादा है जो पेपर्स के तौर पे प्रिंट होके आती है, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी वगैरह कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उनको तो पेपर पे ही लिखी चीजें पढ़नी है। बट कंसिडरिंग कि एक डिजिटलाइज एज है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसको चेंज करना ही होगा। बिकॉज जब न्यूज़पेपर के लिए पेपर लगता है, उसके लिए भी तो पेड़ कटते हैं। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप कहो सर कि आप तो दो बातें कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ, मान लो ये एक लग नहीं रहा है बट ये ग्लास है, मान लो ये ग्लास है, और आपने ये एग्जाम्पल पहले भी सुना होगा, यहाँ ये ग्लास है पूरा और ये इतना पानी है इसके अंदर। तो इतना पानी है और इतना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या है, तो आप कोई कह सकता है कि सर आधा ग्लास भरा हुआ है, तो कोई कह सकता है सर आधा ग्लास खाली है। तो डिपेंड करता है हम किस नजरिए से इस चीज को देख रहे हैं। दोनों ने सही बात कही है, बट किसी ने खाली चीज देखी कि ग्लास खाली है, तो किसी ने ये देखा कि उसके अंदर थोड़ा पानी है। तो यही बात यहाँ पे भी है कि हम मतलब जब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मैं तो हर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई वो नहीं सोचे कि सर ऐसा कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से कि क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के जरिए अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। क्योंकि बच्चे बहुत बार मतलब निकाल लेते हैं अपने आप की सर ऐसे ही करते होंगे या उनका तो यही वो मानना है वगैरह वगैरह, तो क्लैरिफिकेशन बहुत बार देनी पड़ जाती है। The portability, the next is the advantage of a digital image. It's very easy to misplace or accidentally delete large amount of data. It's very easy mode of data to be duplicated and transported outside the organization without permission or knowledge. भाई ये हर जगह हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखो ऊपर हम कह रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो, ऊपर हमने आखिरी पॉइंट, मुझे अब एकदम से याद आया, हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा था पोर्टेबिलिटी का,
और उस समय हम कह रहे थे कि ये एडवांटेज है, एडवांटेज ही तो पढ़ रहे थे इस वाले पैराग्राफ में हम लोग, ये एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के। अब यही चीज देखो कैसे डिसएडवांटेज में भी आ गई पोर्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास में पानी है, वही बात है। पोर्टेबिलिटी ऊपर फायदा इसलिए था क्योंकि इसको कहीं भी भेज सकते हैं और जल्दी चला जाएगा और खर्चा नहीं आएगा। नुकसान इसलिए है कि कहीं भी और कोई भी भेज सकता है। तो अगर मान लो किसी ने इंफॉर्मेशन हमारी कहीं भी और भेज दी जो नहीं भेजनी थी तो फिर तो दिक्कत है। तो एक ही चीज के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप कहेंगे कि ये चीज अच्छी है तो कोई आगे जरूर कह सकता है कि ये अच्छी है बट इसके अंदर ये चीजें गलत भी तो हैं। तो यही बात जो है वो यहाँ पे करी गई। बट इन शॉर्ट आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें, बट आई थिंक डिजिटलाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड इस वर्ल्ड में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कंट्रीज। डिजिटलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो चलिए आज मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहीं रोकूंगा पार्ट 1 के तौर पे, और जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा तो मैं पार्ट 2 के बारे में जो बात है स्टार्ट करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे समझ ली है, तो बहुत सारी समझनी बाकी भी है। बट दोबारा मिलूंगा पार्ट 2 में और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट फॉर CS प्रोफेशनल एंड CS एग्जीक्यूटिव ऑल सब्जेक्ट्स शांतनु भंडारी क्लासेस। थैंक यू।